अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ईम। खबरनामे में खुशामदीद। पाकिस्तान के खिलाफ भारत मुसलसल नापाक चालें चल रहा है। फैटफ इजलास से पहले लाहौर में बम धमाका कराने में सिर्फ रॉ ही नहीं, अफगान खुफिया एजेंसी NDS भी मुलविस निकली। दोनों एजेंसियां पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दोनों एजेंसियों के गठजोड़ को पहले ही डोजियर की शक्ल में दुनिया के सामने बेनकाब कर चुके हैं। इसी पर अपडेट हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, भारत के मज़मूम इरादे जो है वो एक बार फिर खुलकर सामने आ रहे हैं और लाहौर धमाके में NDS और रॉ के मुलविस होने का इंकशाफ जो है वो सामने आ रहा है। और NDS रॉ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मसरूफ है। रॉ और NDS पाकिस्तान के अमन को खराब करने के लिए सरगर्म अमल है। पाकिस्तान एक अरसे से इस हवाले से सवाल उठाता रहा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बारहा सबूत जो है वो दुनिया के सामने रखे और DGISPR और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी ये जो तमाम के तमाम सबूत हैं वो दुनिया के सामने रखे जा चुके हैं। बलूचिस्तान हो, कबायली इस्लाह हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, मुसलसल नाकामी के बाद अब हम देख रहे हैं कि रॉ और NDS की बेचैनी में मजीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में अमन और तरक्की दुश्मन की आंखों में खटकने लगी है। खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर मज़मूम अज़ाइम का सुराख लगा लिया है और स्लीपर सेल के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की नाकाम कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस हवाले से मुकम्मल चौकन्ना है और दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल भी हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी मसरूफ़ हाथों में है। और क्या कभी अब भी पाकिस्तान को मरूद इल्ज़ाम कराया जाएगा, ये वो सवालात हैं जो कि अब जन्म ले रहे हैं। और मोदी का हम देख रहे हैं कि रवैया जो है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। ये सवालात उठ रहे हैं कि SPO कॉन्फ्रेंस से पहले ही अजीत डोवल ने ड्रोन हमले का राग अलापना शुरू कर दिया था और एन उस वक्त जब मोदी की मकबूजा कश्मीर में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई और हिंदुस्तान को मुमकिन तौर पर सवालात का सामना था तो मोदी की जानिब से कोर्ट ड्रामा रचा दिया गया है। अब सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या फिर से इलेक्शन की तैयारी है या क्या फिर इलेक्शन से पहले बिल्कुल, इससे पहले भी ये देखा जा चुका है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया उस्मान। जौहर टाउन धमाके से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। दहशतगर्दी के लिए भारत से एक खलीजी रियासत में राब्ते किए गए। साजिश भारतीय खुफिया एजेंसी ने तैयार की और तखरीबकारी में जराइम पेशा पाकिस्तानी शहरी इस्तेमाल हुए। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का अमन खराब करने के लिए दुश्मन की साजिश बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बैरून मुल्क से राब्तों का पता लगा लिया। जराये के मुताबिक जौहर टाउन दहशतगर्दी के लिए खलीजी रियासत में मुकीम अफराद ने अहम किरदार अदा किया। भारतीय एजेंसी रॉ उन अफराद से राब्तों में रही और उन्होंने पाकिस्तान में समाज दुश्मन अनासर को इस्तेमाल किया। दुबई के अंदर हमारे कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज जो थी, 2 फैमिलीज जो हैं वो इंडिया के हाथों इस्तेमाल हुए अपने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इराक के हाथों वो खिलौना बने और एक ऐसे वक्त में खिलौना बने जब पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए फैटफ के उस इजलास में तगदो कर रहा था। जराये ने बताया कि साजिश के तमाम मकामी सहूलतकार कानून के शिकंजे में आ चुके हैं और बैरूनी अनासर से मुतल्लिक तफ्तीशी एजेंसियाँ मजीद तहकीकात कर रही हैं। गुज़िश्ता बुध को होने वाले कार धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 22 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। कौमी असम्बली आज वफाकी बजट की मंजूरी देगी। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी और इत्तेहादी अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रात पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में शाया दिया। काफ लीग और कुछ PTI अरकान गैर हाजिर रहे। वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस लेते हुए तफसीलात मांग ली। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। बजट मंजूरी से मुताल्लिक हिकमत अमली तय करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर तहरीक इंसाफ के अलावा इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट भी आए। इशाइये में मेहमानों को मटन कोरमा, सीख कबाब, पालक और बिरयानी पेश की गई। कुछ हुकूमती MNAs और तारिक बशीर चीमा समेत काफ लीग के सीनियर अरकान की अदम शिरकत। वज़ीर आज़म ने हुकूमती अरकान की गैर हाजिरी का सख्त नोटिस लेते हुए आमिर डोगर और परवेज खटक से तफसीलात मांग लीं। आमिर डोगर को आज ऐवान में अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने का टास्क भी सौंप दिया। कहा मुश्किल हालात में मुल्क चला रहे हैं, कोरोना के बावजूद बेहतरीन बजट दिया, बआसानी पास भी करवा लेंगे। हुकूमती रहनुमा कहते हैं इमरान खान मुखालफिन से ब्लैकमेल हुए ना होंगे। अवामी मसाइल के हल और तरक्की का मिशन जारी रहेगा। अपोजिशन को सीधा एक ही चीज़ चाहिए थी, नैब ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 तरमीम अपनी मर्जी की करें, वो नहीं कर सके तो अपोजिशन जो है वो तो खुद तितर बितर हो गया ना। PDM
चली गई। मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मसाइल मिले हैं वर्षे में, अब जो हमें मसाइल मिले हैं इंशाअल्लाह इन सब को हल करेंगे। इशाइये से पहले पार्लियामेंट हाउस में कबायली अजला के अरकान समेत दर्जनों MNAs वजीर आजम से मिले और बजट मंजूरी में हमायत की यकीन दहानी कराई। मुश्किल वक्त गुजर गया, कोरोना के बावजूद 4% ग्रोथ हासिल करना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। महंगाई बड़ा चैलेंज है, इस पर भी काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा मुश्किल हालात में मुल्क चला रहे हैं, इदारों में इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद हैं। वज़ीर आज़म का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए पैकेज का ऐलान। हुकूमत मुल्क के 46% निचले तबके को सब्सिडी देगी। मुश्किल वक्त था, मैं आपको बड़ी पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि वो माशाअल्लाह वो अब हमारे पीछे रह गया। आगे इम्प्रूवमेंट्स और रिफॉर्म्स नजर आती रहेंगी। एक मुश्किल वक्त से हम शुरू हुए, जो एक हार्ड वर्क किया था, एक मुश्किल इकॉनमी मिली थी, नई टीम ने काफ़ी स्ट्रगल करके आहिस्ता आहिस्ता अब आपका अपर हैंड आ गया। अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये अगले 2 महीने तक जब हमारे 3 साल कंप्लीट होंगे तो और आप मजबूत और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और फिर 4% ग्रोथ रेट दिखाना, ये बहुत बड़ी हमारी सारी इकॉनमी की जो टीम थी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इशू रह गया महंगाई का, और आप इसमें भी देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काबू पा जाएंगे। एग्रीकल्चर के लिए एक नया प्लान लेके आ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली नीचे 46% लोग जो निचला तबका है उसको आप डायरेक्ट सब्सिडी दिया करेंगे। शुरू से उन्होंने कहा नाहल गवर्नमेंट है और इसको समझ नहीं है और इनको कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की इस वक्त इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, अगर आप इवेल्युएट करें सारी दुनिया के अंदर मुल्कों में जो कि कोरोना के सिचुएशन से गुजरी हैं, उनकी कंपैरिजन करें, आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जो कोरोना के बावजूद जिससे 4% ग्रोथ रेट और बड़े मुश्किल वक्त में 4% जिसकी आज ग्रोथ रेट है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है हुकूमत है ही नहीं तो जाएगी क्या, मांग तांग कर हुकूमत चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़तरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं, हमें इस पर नज़र रखनी होगी। हुकूमत आपने कहा था कि चली जाएगी, तो अब क्या देख रहे हैं आगे? हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी, कुछ हो तो जाए ना। हुकूमत तो है नहीं, ये तो जिसे कहते हैं ना मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। तो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें क्या देख रहे हैं सर आप? अफगानिस्तान की सूरत हाल डेंजरस है, उसका ब्लो बैक पाकिस्तान पे आ सकता है, तो उस पर हमें आंख भी रखनी है, सोचना भी है, और इंशाल्लाह जो लोग हैं इसमें शामिल लोग देखते होंगे, हम उम्मीद रखते हैं कि हम कर सकेंगे। सिंध में अपोजिशन का पीपल्स पार्टी सरकार पर जमहूरियत के कत्ल का इल्ज़ाम। जनाजे के लिए चारपाई असम्बली में ले आए, स्पीकर ने ऐवान में आखिरी रसूमात की इजाज़त ना दी। पीपल्स पार्टी के रुकन मुकेश कुमार बोले जनाजा तो PTI सरकार ने गरीबों और मईशत का निकाला है। ये यहाँ से आए आप लोग, उसको बाहर निकालें बाहर। सिंध असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनाया एहतजाज का अलग तरीका। अपोजिशन लीडर को ऐवान में बोलने की इजाजत न मिली तो अराकीन चारपाई ऐवान में उठा लाए। ये कोई तरीकेकार नहीं है, टेक देम आउट। इजलास में गैर मुतवक्के सूरत हाल पर स्पीकर ने बरहमी दिखाई, सिक्योरिटी एहलकारों को चारपाई बाहर निकालने की हिदायत की। ले जाएं बाहर, सब उनको बुला लो बाहर, और भी जितने भी हैं। दिस इज नॉट द वे, ये कोई तरीकेकार नहीं है। उन्होंने PTI अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया। आई एम गोइंग टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज मेंबर्स जिन्होंने इस असेंबली की बेहुरमती की है। रुकन सूबाई असम्बली मुकेश चावला ने भी हिज़्ब इख्तिलाफ को आड़े हाथों लिया। जमहूरियत का जनाजा जो PTI ने इस मुल्क का जनाजा निकाला है उसकी बात करें ये लोग। चीनी की कीमत का जनाजा निकाला है उसकी बात करें ये लोग। पूरे मुल्क का जनाजा निकाल दिया, गरीबों का जनाजा निकाल दिया। कुछ तो ख्याल करो, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। मुकेश चावला का कहना था कि अपोजिशन ने ऐवान का मजाक बना दिया है, अवाम की खिदमत इनसे हजम नहीं हो रही। सिंध असेंबली में चारपाई और बिस्तर लाने का मामला, स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के 8 अरकान के लिए ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए। अराकीन पर पाबंदी असेंबली का तक़द्दुस पामाल करने पर लगाई गई। सईद आफरीदी, राबिस्तान खान, अरसलान ताज, मोहम्मद अली, अदील अहमद, अली अजीज़, शाहनवाज जदौन, बिलाल गफ्फार और राजा अजहर असेंबली की मौजूदा सेशन में शरीक नहीं हो सकेंगे। सिंध असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा।
एक अहम खबर, इटली के सिफारत खाने से 1000 वीज़ा स्टिकर्स चोरी हो गए हैं। एम्बेसी ने वजारत खारजा को आगाह कर दिया। इस पर अपडेट्स भी हासिल करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि इटली के सिफारत खाने से 1000 वीज़ा स्टिकर्स चोरी होने का ये मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि चोरी शुदा स्टिकर्स पर सफ़र नाकाम बनाने के लिए दफ्तर खारजा ने FIA को ख़त भी लिख दिया है। FIA को चोरी शुदा स्टिकर्स के सीरियल नंबर से आगाह कर दिया गया है। इतालवी सिफारत खाने ने चोरी की वारदात की इंक्वायरी शुरू कर दी है। तो अहम ये मामला है, इटली के सिफारत खाने से वीज़ा स्टिकर्स चोरी हुए हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस मुतालिक? देखें जी, वजारत खारजा ने इटली सफारत खाने की शिकायत पे ये मामला जो है वो वजारत दाखिला को भी भिजवाया है और उसके साथ साथ FIA को भी, और उसके बाद उनको ये कहा गया है एक तो इस पे ये जो सीरियल नंबर दिए हुए हैं इन पे कोई भी सफ़र जो है उसको रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। तमाम जो एग्जिट पॉइंट हैं वहाँ पे ये नंबर दे दिए जाएं और ये वीज़ा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इस हवाले से जो है वो मजीद कार्रवाई के लिए भी कहा गया है, तलाश करने के लिए कहा गया है कि सुराग लगाया जाए कि ये कौन लोग हैं जिनके पास ये गए हैं। और ये चूँकि शेनगन वीज़े हैं जिसके ज़रिए जो है वो यूरोप के जो बेशतर ममालिक हैं उनमें सफ़र मुमकिन होता है, इसलिए इसका कोई मिसयूज़ हो सकता है। तो ये हिदायत कर दी गई हैं वजारत दाखिला की जानिब से भी, और FIA ने भी अपने जो मुतलका लोग हैं उनको इसके बारे में अलर्ट कर दिया गया अब तक की इतलात के मुताबिक। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये वीज़ा जो है ये चोरी हुए हैं क्या, उसके बाद वो जो सफारत खाना है उसके अंदर का जो अमला है उसके हवाले से क्वेश्चन किया गया नहीं। बेहद शुक्रिया खालिद अजीम साहब, इस मुतालिक आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,254 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 41,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए, 735 मुस्बत निकले। मुस्बत केसेस की शरह 1.78% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस 32,153 हैं। लाहौर धमाके की तहकीकात में एक और अहम इंकशाफ, भारत के अंडरवर्ल्ड माफिया ने खलीजी रियासत की जेल से पीटर पॉल डेविड और दीगर 7 अफराद को रिहा कराकर इस्तेमाल किया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा इस इंकशाफात के बारे में। जी जौहर, उन धमाके की तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ है कि इस धमाके के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी ने अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल किया है और दुबई या खलीजी रियासत में मुकीम जो अंडरवर्ल्ड के कारिंदे हैं उनकी मदद से पीटर पॉल डेविड के साथ रब्ता किया गया, जिसको ये टास्क दिया गया गाड़ी का। और इसके अलावा 7 अफराद और हैं पीटर पॉल डेविड के अलावा जिनको छोटे मोटे क्राइम में जो जेलों में कैद उनको रिहाई दिलवा कर मुख्तलिफ टास्क जो है वो सौंपे गए हैं। पीटर पॉल डेविड की गिरफ्तारी के बाद ये नेटवर्क ब्रेक हुआ और ये इंकशाफ हुआ है। मजीद जो लोग खलीजी रियासत से अंडरवर्ल्ड के माफिया ने रिहा करवाए थे उनकी तलाश के लिए अभी जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, उनको तलाश किया जा रहा है। और ये इंकशाफ हुआ है कि खलीजी रियासत से ऑपरेट करने वाले अंडरवर्ल्ड माफिया ने पीटर पॉल डेविड के साथ रब्ता करके इस सारे धमाके की जो है वो मनसूबाबंदी की। बहुत शुक्रिया जहांगीर। सिंध के बाद पंजाब की सनतों और CNG स्टेशन को भी गैस की फराहमी बंद कर दी गई। CNG पर गाड़ी चलाने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, बताइएगा फैसलाबाद की सूरत हाल। जी बिल्कुल, सिंध के बाद पंजाब में भी गैस बंदिश जो है वो शुरू हो चुकी है। रात 12 बजे से तमाम तर CNG स्टेशन फैसलाबाद के और जितनी भी लोकल इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं या कोई भी इंडस्ट्री है जिससे गैस की सप्लाई जो है वो दी जा रही थी, मुकम्मल तौर पर अब गैस बंद कर दी गई है। ये गैस रात 12 बजे से बंद हुई है और 5 जुलाई तक कह रहे हैं कि बंद रहनी है और LNG की वजह से मतलब कि उन्होंने बंद कर दिया है और काफ़ी मुश्किल हो रही है। अगर आगे पहले गर्मी में कभी गैस बंद हुआ भी नहीं करती, पर इतना प्रेशर भी नहीं है कि कोई किसी गाड़ी में कोई गैस डलवा दे और काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं वापस जा रही हैं। अब्दुल अहद रिपोर्ट कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को ओपन चैलेंज दे दिया। कहा, वज़ीर तवानाई बताएं LNG के ठेके 3 साल के लिए $4 पर मिल रहे हैं या नहीं। आज $11 का टेंडर देकर मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। क्या चेयरमैन नैब को ये सब नजर नहीं आ रहा? मेरा ओपन चैलेंज है, ये वजीर पेट्रोलियम बताएं कि आपको $4 के LNG के ठेके मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे 3 साल के? आपने नहीं लिए। अभी जो आपने टेंडर दिया है वो $11 की LNG का आया है। आप LNG खरीदेंगे नहीं, बिजली बंद हो जाएगी।
وہ ٹرمینل جس پر ہم پہ کیس ہے کہ یہ غلط لگنا نہیں چاہیے تھا، آج حکومت اس کو 5 دن کے لیے بند نہیں کر سکتی کہ ملک کی معیشت پہ اثر پڑے گا۔ اس ملک کی جو تباہی آج ہو رہی ہے وہ چیئرمین صاحب کو نظر نہیں آتی، یہ وزیر نظر نہیں آتے جنہوں نے اربوں ڈالر کا پاکستان کا نقصان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیاحت کے لیے امن کو ضروری قرار دے دیا۔ ناران میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی پر قابو پانے سے سیاحت کو فروغ ملا۔ یہ بھی کہا غربت میں کمی کی بڑی وجہ سیاحت بھی ہے۔ ابھی تک پاکستان میں ہم صرف گرمیوں کی ٹورزم پر زور لگاتے ہیں، کسی نے ابھی سردیوں کی ٹورزم پہ صرف یہ شوگران میں دیکھ رہا تھا اوپر کہ انہوں نے اب سکینگ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ابھی تک سردیوں کی ٹورزم پہ یہاں زور نہیں ہے، لیکن جب سردیوں اور گرمیوں کی دونوں کی ٹورزم ہوگی اور پھر جب ٹورسٹ آئے گا تو اس کے لیے پھر کوئی ایکٹیویٹی بھی ہوگی، تب اصل ریونیو جنریشن ہوگی۔ اس کا یہ ہے کہ ہم اور زیادہ ہوٹلز بنائیں ریگولیٹ کر کے، اور دوسرا اور زیادہ نتھیا گلی بنائیں اور زیادہ کاغان بنائیں۔ پاکستان میں آپ یہ سارے علاقے میں پھریں، یہاں اتنے زیادہ نتھیا گلی میں نے دیکھی ابھی تک، کم از کم پاکستان میں 15 نتھیا گلی بن سکتے ہیں۔ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی جانب سے شادی کے اعلان کو 2 دن ہو گئے، مگر دلہا ہے کون؟ یہ $1 ملین کا سوال بن گیا۔ سما کو دیے گئے انٹرویو میں حریم شاہ نے بتایا کہ ان کے شوہر کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، صوبائی وزیر بھی ہیں اور دونوں کی عمروں کا فرق بھی کافی زیادہ ہے۔ جی السلام علیکم حریم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ شادی آپ کو بہت بہت مبارک۔ تھینک یو سو مچ، خیر مبارک۔ نکاح کرنا کوئی آر کی کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آپ نے پوچھا تو میں نے اقرار کر لیا۔ حریم شاہ ایک بہت ہی مشکل شخصیت ہے، تو جو آدمی اس مشکل شخصیت سے جس نے شادی کی ہے وہ بھی کوئی آسان آدمی تو نہیں ہوگا۔ جی وہ پولیٹیشین ہیں، پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پاکستان کے ایک جانی مانی نام ہے، اور ایک وہ بھی مطلب ایک فیمس پرسنالٹی ہیں۔ نام انشاءاللہ بہت جلدی ڈسکلوز کروں گی، اور ابھی فی الوقت نہیں، جب میں ٹرکی سے واپس آ جاؤں۔ نکاح کی جو تقریب ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے، کون سے شہر میں، اور اس میں کون کون شریک؟ کراچی میں، ان کے فرینڈز وغیرہ تھے، میرے ساتھ تھے، کافی لوگ تھے۔ ان کی اور آپ کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، یہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، ایکوریٹ نہیں پتا، لیکن کافی بڑے۔ کافی بڑے سے مطلب کچھ 40-45 سال، 50 سال؟ یہ تو مجھے ایج کا وہ نہیں ہے، لیکن بڑے ہیں۔ 50-60 سال کی بیٹی کو بھی نے کیا کرنا تھا 60 سال بعد۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب کی دوائیں کراچی کی میڈیسن مارکیٹ میں فروخت ہونے کا معاملہ۔ سما کی خبر پر NICVD انتظامیہ نے نوٹس لے کر 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے۔ اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے مدثر نذیر سے۔ مدثر، کون کون ہے اس کمیٹی میں اور کب تک رپورٹ پیش کی جائے گی؟ جی بالکل، گزشتہ روز کچی گلی میڈیسن مارکیٹ میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے چھاپا مارا تھا اور دواؤں کے ڈبوں پر NICVD کی مہریں لگی تھیں۔ جب ہم نے اس حوالے سے NICVD کی انتظامیہ سے بات کی تو پہلے ان کا بیان آیا کہ یہ ادویات مریضوں اور تیمارداروں کی جانب سے مارکیٹ میں فروخت کی گئی۔ پھر دوبارہ بیان میں NICVD کی انتظامیہ نے بتایا کہ ادویات پر لگی مہریں NICVD کی نہیں ہیں، اور اب آخر کار جو ہے NICVD نے ادویات چوری کے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے، اور NICVD نے معاملے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی جو ہے تشکیل دی ہے۔ 3 رکنی کمیٹی جو ادویات چوری والے معاملے کی جو تفصیلی جانچ پڑتال کے بعد جو ہے 1 ہفتے بعد وہ رپورٹ سامنے پیش کرے گی۔ اپڈیٹس کے لیے شکریہ مدثر۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سما۔